हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, यानी किसी बिजनेस को कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे न्यूमेरिकली। आज के लेक्चर में हम 3 मेथड को बेसिकली देखने वाले हैं। एक है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, दूसरा है परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट मेथड, और उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को। तो ये 3 मेथड है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड की। देखो, इसके अंदर हम क्या मानते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो है वो आपको एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स चाहिए, यानी कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो वर्किंग कैपिटल है वो सेल्स की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, हम ये मान के चलते हैं। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, आपके करंट एसेट आती है माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट में बेसिकली क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि आपका कैश है, आपका स्टॉक है, आपका डेटर्स है, तो ये चीज़ें सेल्स से अफेक्ट होती हैं डायरेक्टली। इसी तरह से इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी करंट लायबिलिटीज़ भी होंगी। तो हम इसमें ये मान के चलते हैं कि एक बिजनेस के अंदर जो सेल्स का लेवल है और जो वर्किंग कैपिटल का लेवल है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। यानी हम ये मानते हैं कि जैसे सेल्स आपकी बढ़ रही है तो उसी प्रोपोर्शन में आपकी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। इसी तरह से अगर आपकी सेल्स कम हो रही है तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी उसी प्रोपोर्शन में कम होगी। तो यानी हम ये मान के चलते हैं, इसमें एक परसेंटेज हम लेते हैं कि जैसे मान लो सेल्स है आपकी 100 रुपये और मैंने बताया आपको कि 10% आपकी वर्किंग कैपिटल होती है, तो इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई 10 रुपये। इन केस अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपकी सेल होने वाली है 200 रुपये, तो 200 का 10% निकाल लो, यानी कि 20 रुपये आपकी वर्किंग कैपिटल होगी। तो इसमें हम वर्किंग कैपिटल को कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन सेल्स, यानी कितनी सेल्स हो रही है, सेल्स का एक परसेंटेज ले लेते हैं हम। ये परसेंटेज हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ये परसेंटेज हम निकालते हैं प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे पिछले सालों का रिकॉर्ड, उसमें हम देखेंगे कि हमारी कितनी सेल्स होती है और हर साल ऑन एन एवरेज कितनी करंट एसेट और कितनी करंट लायबिलिटीज़ है, तो वहाँ से हम वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। यानी हम देखेंगे कि पिछले सालों में हमारी कितनी वर्किंग कैपिटल रही है, कितनी हमारी सेल्स रही है, और इनका रिलेशन हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो ये मेथड अप्लाई करने में तो सिंपल लगता है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि फ्यूचर में हमारी इतनी सेल होने वाली है तो हमारी वर्किंग कैपिटल इतनी होगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, यानी हर जगह आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि वर्किंग कैपिटल सिर्फ सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है, हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था। और हमेशा ऐसा ज़रूरी थोड़ा ही है कि एक फिक्स परसेंटेज ही होगा कि भाई सेल्स इतनी है तो 10% ही हमेशा वर्किंग कैपिटल होगी, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो इसलिए इस मेथड की यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होती है, लेकिन ये मेथड सिंपल है इसलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, जिसमें हम ये मान रहे हैं कि सेल्स का एक परसेंटेज जो है वो ले लेते हैं और उस लेवल पे हम वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करते हैं। ओके, अब दूसरा जो मेथड है दैट इज़ परसेंटेज ऑफ एसेट्स मेथड। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये बेसिकली ये मेथड इस चीज़ पे बेस्ड है, इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको क्यों होती है, फिक्स्ड एसेट को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए। ये मेथड ये एज्यूम करता है कि अगर आपको फिक्स्ड एसेट को यूटिलाइज करना है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी मशीन है, मशीन प्रोडक्शन करेगी, मशीन एक फिक्स्ड एसेट है। अब उसको यूज़ करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा, रॉ मटेरियल किसका पार्ट हो गया, वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, तो ये इस अजम्पशन पे बेस्ड है। तो इसलिए ये मेथड क्या कहता है कि क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट का एफिशिएंट यूज़ करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। किसके बीच में, फिक्स्ड एसेट के लेवल के बीच में और वर्किंग कैपिटल के बीच में, कि इतनी अमाउंट फिक्स्ड एसेट होगी तो उसको आपको यूज़ करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। इसी तरह से
कोई और लेवल होगा फिक्स्ड एसेट का, यानी जैसे जैसे आपकी फिक्स्ड एसेट चेंज होगी वैसे वैसे आपकी वर्किंग कैपिटल की अमाउंट भी चेंज होगी। ठीक है, तो बेसिक अजम्पशन इस मेथड की ये है कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, फिक्स्ड एसेट को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। इसलिए जैसे ही हम फिक्स्ड एसेट की अमाउंट चेंज करेंगे वैसे ही हमारा वर्किंग कैपिटल की अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का लेवल हम किस हिसाब से रखते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब कई बुक्स में आपको टोटल एसेट मिल जाएगा, कुछ में फिक्स्ड एसेट मिल जाएगा, दोनों में केस सेम ही रहेगा कि आपको एक परसेंटेज लेना है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग कैपिटल डिसाइड करनी है। और ये परसेंटेज हम कैसे देखेंगे, वही चीज़ है कि प्रीवियस ईयर का डेटा उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि जब हमारी फिक्स्ड एसेट इतनी होती है तो हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी होती है, जब इतनी फिक्स्ड एसेट थी तो वर्किंग कैपिटल कितनी थी। इस तरीके से हम देख के प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को और एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। यानी ये मेथड और इससे पीछे वाला मेथड आपको सिमिलर लगा होगा। उसमें क्या था कि हम सेल्स का एक परसेंटेज लेते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सेल्स के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल चेंज होती है। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल चेंज होती है, तो यहाँ हम फिक्स्ड एसेट का एक परसेंटेज लेंगे। दोनों में केस सेम ही है कि वर्किंग कैपिटल को एज अ परसेंटेज डिफाइन किया जाएगा, और ये परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी, ये परसेंटेज पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे निकाली जाएगी। ठीक है, अब इस मेथड की भी लिमिटेशन यही है कि सिर्फ एक फिक्स्ड एसेट की अमाउंट से वर्किंग कैपिटल थोड़ा ही अफेक्ट होती है, वर्किंग कैपिटल तो और भी चीज़ों से अफेक्ट होगी, जैसे आपकी सेल्स कितनी हो रही है, आपके क्रेडिटर्स कैसे हैं, कितना आपको क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, ठीक है, कितना आप क्रेडिट पीरियड दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ों से जो हमने पहले फैक्टर्स डिस्कस किए थे उन सब से अफेक्ट होती है। तो एक सिर्फ फिक्स्ड एसेट के प्रोपोर्शन में हम वर्किंग कैपिटल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपको आई होप क्लियर हैं। अब आता है हमारा मेन मेथड जो कि है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है कि हमारे पास कैश होता है, फिर उस कैश से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उस रॉ मटेरियल पे कुछ काम करते हैं तो वो वर्क इन प्रोग्रेस बन जाता है, यानी काम अभी प्रोग्रेस में है। फिर उस वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बन जाती है, आपकी फिनिश गुड्स बन जाती है। फिर फिनिश गुड्स जब आपकी होंगी तो उसके बाद आप उसे सेल करोगे। अगर आप उधार में सेल करोगे तो डेटर्स बन जाएंगे, और डेटर्स फिर से आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको आई होप पता है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस भी किया था। अब देखो, वर्किंग कैपिटल की नीड मैंने आपको बताया था कि किस लिए अराइज होती है, इसी ऑपरेटिंग साइकिल की वजह से अराइज होती है। वर्किंग कैपिटल में क्या है, आपके करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, ये दो चीज़ों का कॉम्पोनेंट बनता है। तो देखो, ये सारी करंट एसेट ही तो है, कैश है वो करंट एसेट है, डेटर्स आपका करंट एसेट है, स्टॉक चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, ये सारे क्या हैं, ये सारे करंट एसेट के ही तो पार्ट हैं। तो जैसे आपका कैश रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, अब रॉ मटेरियल कुछ टाइम तक के लिए आपके पास पड़ा रहेगा। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि आज रॉ मटेरियल आया और आज की आज ही वो प्रोडक्शन प्रोसेस में चला गया, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो 10 दिन पड़ा रहे, 15 दिन पड़ा रहे। तो ये रॉ मटेरियल कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर कुछ टाइम के लिए वो वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, कुछ टाइम के लिए फिनिश गुड्स भी बनी बनाई चीज़ यूँ थोड़ी है कि हाथों हाथ बिक जाएगी, कुछ टाइम पीरियड उसमें भी लगेगा। इसी तरह से आपने उधार सेल किया तो वो आपके डेटर्स बन गए, अब डेटर्स को भी कुछ टाइम लगेगा कैश आने में। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है और हर स्टेप पे टाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा कैश को रॉ मटेरियल में बदलने में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने में, इन सारे प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है। और इसी चीज़ पे हमारे ये मेथड बेस्ड है कि जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल में हर स्टेप पे जो टाइम लग रहा है उसमें हर स्टेप में कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। ऑपरेटिंग साइकिल के कई स्टेप हो गए ना, जैसे कैश से रॉ मटेरियल बना, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारे स्टेप हैं। तो हम देखेंगे कि कितनी वर्किंग कैपिटल हर स्टेप में रिक्वायर्ड है और फिर उनको टोटल करेंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, जो टोटल वर्किंग कैपिटल है, वो आ जाएगी। कैसे आएगा वो अभी आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकली भी। तो अभी आप ये देखो कि इस मेथड के अंदर हम ये मानते हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। किन चीज़ों पे? पहला तो कि ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेप ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल,
यानी कि कितना टाइम लग रहा है हर स्टेप में, कितना टाइम लग रहा है रॉ मटेरियल को मतलब फिनिश गुड्स बनने में, कितना टाइम लग रहा है फिनिश गुड्स को डेटर्स में कन्वर्ट होने में, कितना टाइम लग रहा है डेटर्स से कैश रिसीव होने में। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि हर स्टेप पे कितनी अमाउंट टाइड अप है, यानी कितनी अमाउंट का रॉ मटेरियल है, कितनी अमाउंट का वर्क इन प्रोग्रेस है, कितनी अमाउंट का फिनिश गुड्स है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम वर्किंग कैपिटल की अमाउंट कैसे निकालते हैं, हर स्टेप पे ऑपरेटिंग जितना भी ऑपरेटिंग साइकिल है उसके हर स्टेप पे काउंट करेंगे वर्किंग कैपिटल को और उसके बाद उसको सम अप कर देंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रोविज़न भी हम ऐड करते हैं कंटीजेंसी के लिए, क्योंकि अब ऐसे पॉइंट टू पॉइंट तो आप नहीं चल सकते ना, आपको कभी कभार कुछ इमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकती है, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर कंटीजेंसी की अमाउंट भी ऐड की जाती है। जैसे मान लो आपने स्टेप बाय स्टेप के अकॉर्डिंग चले तो आपके आगे मान लो 20,000 रुपये की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, अब इसमें आप 10% 5% ऐड कर देते हो ताकि वो कंटीजेंसी के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए आपके पास अमाउंट पड़ा रहे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इसका मेथड देखो आप कैसे इसमें फाइंड आउट करते हैं। हम एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे आपके पास क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फिर वो फिनिश गुड्स बनेगा, फिर वो डेटर्स बनेगा। कैश को एक बार आप अलग लिख लीजिए, इसका भी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद ये तो हो गई आपकी करंट एसेट। उसके बाद आपकी करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है, क्रेडिटर्स, जैसे आपने किसी से सामान उधार लिया, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वेजेस हो सकते हैं, या अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपकी करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की है, करंट एसेट लायबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखो इसमें हम अमाउंट कैसे निकालेंगे वर्किंग कैपिटल की, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ईयरली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जितने रुपए का आप रॉ मटेरियल पूरे साल में इस्तेमाल करते हो, इनटू इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, वीक्स और मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, ये मंथ्स की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसको वैसे समझिए आप कि मान लो आप पूरे साल के अंदर 1200 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो ईयरली कंजम्पशन हो गया आपका 1200 रुपये। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल आपका एज अ रॉ मटेरियल कब तक पड़ा रहता है, कब तक वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाता है, दैट इज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का मतलब ये है कि कितने टाइम तक आप रॉ मटेरियल को होल्ड करके रखते हो। देखो रॉ मटेरियल आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में, बट कितने टाइम तक वो रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल ही पड़ा है, वो है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। यानी देखो जैसे मान लो आपकी फर्नीचर बनाने की दुकान है तो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उसमें क्या होगा, आपने फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी ली, अब वो लकड़ी क्या आपने जिस दिन ली उसी दिन उस पर काम शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। यानी आपने लकड़ी ली, वो 10 दिन तक मान लो वो लकड़ी पड़ी रही, 10 दिन के बाद आपका वो लकड़ी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर स्टार्ट होती है, उसकी काट छांट शुरू होती है। ठीक है, तो 10 दिन तक वो रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल ही पड़ा है। ठीक है, तो ये है, ये जो 10 दिन है ये है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो मान लो ये रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड आपका है 1 महीना। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 1 महीना ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय भी महीने से करोगे, नंबर ऑफ मंथ से करोगे। अगर ये इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपको डेज में दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय 365 करोगे। अगर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपको वीक्स में दिया हुआ है तो आप डिवाइडेड बाय 52 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं ना एक ईयर में। ओके, तो अब इससे निकालो आप 1200 रुपये का आप पूरे साल में रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हो, तो 1 महीने में कितना करोगे, 100 रुपये करोगे। और 1 महीना ही तो आपको लग रहा है रॉ मटेरियल को, मतलब 1 महीने के लिए तो आप रॉ मटेरियल होल्ड कर रहे हो। 1 महीना क्या है कि आप रॉ मटेरियल को होल्ड कर रहे हो, तो जो आपने रॉ मटेरियल लिया वो 1 महीने तक आपके पास रहेगा, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1200 रुपये आपका ईयरली कंजम्पशन है, यानी पूरे साल का कंजम्पशन है, इनटू कर दिया 1/12। 12 क्यों, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं और 1 महीने का आपका रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है, तो यानी आपके 100 रुपये इसमें टाइड अप रहेंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये आगे वाले में चला जाएगा ना। पूरे साल में आप 1200 रुपये का रॉ मटेरियल यूज़ करते हो, अब ये तो 1 महीने के लिए ही रहेगा ना रॉ मटेरियल,
पूरे साल की खपत 1200 रुपये है। ये जो रॉ मटेरियल आपने लिया है ये 1 महीने के लिए आप होल्ड करोगे, यानी कि आप 1 महीने के लिए कितने रुपए का रॉ मटेरियल होल्ड करोगे? 100 रुपये का। ठीक है, तो यानी इस तरीके से ये चीज़ निकली है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि हमने कैसे इसको फाइंड आउट किया। इसी तरह से देखो वर्क इन प्रोग्रेस को फाइंड आउट होगा। वर्क इन प्रोग्रेस में हम क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे यहाँ हमने लिया था ईयरली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या ईयरली रॉ मटेरियल कंजम्पशन, यहाँ हम लेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकालते हैं? देखो इसमें हम कुछ अज्यूम करके चलते हैं। क्या अज्यूम करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो रॉ मटेरियल है, उसके बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होगा और वर्क इन प्रोग्रेस फिर आगे आपकी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी। ये एक बेसिक लाइन ऐसे चलती है। अब हमें निकालना है कि वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट कितनी है। अब देखो वर्क इन प्रोग्रेस में कोई भी काम आ सकता है, 1% से लेके 99% तक। मतलब आपने रॉ मटेरियल पे 1% काम किया तो भी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर आपने 99% किया है तो भी वो वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 100% होएगा तभी फिनिश गुड्स बनेगी ना। तो अब देखो इसमें फिर ऐसे तो हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, तो हम एवरेज लेते हैं। एवरेज क्या लेते हैं? 50% की। इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट आप पूरी ऐड कर दो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने रॉ मटेरियल तो पूरा ले लिया। उसके बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे वेजेस है और मैन्युफैक्चरिंग के जो अदर एक्सपेंसेस हैं, वेजेस यानी लेबर कॉस्ट हो गई और मैन्युफैक्चरिंग के जो अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर ओवरहेड्स हैं, इन दोनों का हम 50% लेते हैं। ठीक है, देखो जब आप फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करोगे ना तो रॉ मटेरियल भी पूरा आएगा, वेजेस भी पूरे आएंगे और बाकी ओवरहेड भी पूरे काउंट होंगे, 100% काउंट होंगे। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस में हम क्या अज्यूम करते हैं कि रॉ मटेरियल तो हमने पूरा यूज़ कर लिया, लेकिन जो वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो हमने 50% की अमाउंट ही लेनी होती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि रॉ मटेरियल की जो आप कैलकुलेशन करोगे वो किस बेसिस पे होगी कि रॉ मटेरियल आपने कितना यूज़ किया है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस की जब आप करोगे तो रॉ मटेरियल की तो आप फुल अमाउंट लोगे यानी 100% लोगे, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो आप 50% लोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी फिनिश गुड्स बन जाएगी। फिनिश गुड्स में क्या है? रॉ मटेरियल भी 100%, वेजेस भी 100% और साल में जितने आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुए ये सारे ही 100% लिए जाएंगे। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में आपने कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस निकाल ली। इसमें आपका रॉ मटेरियल पूरा है, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 50% है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कन्वर्जन पीरियड या प्रोडक्शन पीरियड से, यानी कितना टाइम वो एज अ वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा रहेगा, कितना टाइम लगेगा उसको अगली स्टेज में जाने में, यानी बेसिकली प्रोडक्शन करने में आपको कितना टाइम लगेगा। वर्क इन प्रोग्रेस में काम कब तक रहेगा? वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग क्या है कि आपने रॉ मटेरियल पे काम शुरू किया, उस दिन से वो वर्क इन प्रोग्रेस बना और जब तक वो फिनिश गुड्स नहीं बन जाती तब तक वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो कितना टाइम लगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में, यही क्या है? कन्वर्जन पीरियड। और यही क्या है? प्रोडक्शन पीरियड। और इसी को आप कह सकते हो वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। जैसे इसको हम बोल रहे थे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, इसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड। ठीक है, यानी कितने टाइम तक जो अमाउंट आपकी है वो वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे रह रही है, और डिवाइडेड बाय फिर वही 365 डेज, 52 वीक्स या 12 मंथ्स जो भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप फिनिश गुड्स का एग्जाम्पल। फिनिश गुड्स में क्या है? पूरी की पूरी कॉस्ट लोगे आप फिनिश गुड्स की, यानी रॉ मटेरियल भी कंप्लीट आएगा, वेजेस भी पूरे आएंगे और अदर एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो भी पूरा आएगा। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। लेकिन ये होल्डिंग पीरियड कौन सा है? फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड है। फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या है कि आपने फिनिश गुड्स बना ली, लेकिन वो फिनिश गुड्स आप कितने टाइम तक होल्ड करते हो? जब तक वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं होती। अब सामान आप जब बना लेते हो तो ऐसा थोड़ी है कि वो हाथों हाथ बिक जाता है, उसको 5, 7, 10 दिन, 15 दिन रुकना पड़ता है। तो वो होल्डिंग पीरियड है ये यहाँ पे, यानी कि ये है फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड। ठीक है, तो पहले केस में हमने लिया था रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, दूसरे में हमने लिया था वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड, यानी कि प्रोडक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं इसको, और तीसरे में हमने लिया है फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, यानी कितने टाइम में फिनिश गुड्स आपकी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर ऐसे ही आप डेटर्स का लोगे। डेटर्स को आप कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स पे निकालते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। देखो
वैसे तो आप डेटर्स कब बनेंगे आपके, जब आप सेल्स करोगे, और सेल्स आप किस प्राइस पे करोगे, सेलिंग प्राइस पे करोगे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं करोगे। कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट ऐड करके आपका सेल्स प्राइस निकलता है ना, लेकिन आप सेल्स प्राइस पे डेटर्स को काउंट नहीं करते। उसका रीज़न क्या है, देखो प्रॉफिट एज सच हमारा वर्किंग कैपिटल का ऐसे तो पार्ट बनेगा नहीं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखी हमने, इन्वेस्टमेंट तो हमने सिर्फ कॉस्ट की ही कर रखी है। इसलिए जब हम डेटर्स निकालते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमारी वर्किंग कैपिटल का हिस्सा नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे अटका हुआ नहीं है, ठीक है। तो डेटर्स जो है उसकी आप कैलकुलेशन करोगे तब भी आप कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ही यूज़ करोगे, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड से। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है, कितने टाइम में आपके डेटर्स आपको कैश दे देते हैं। जैसे मान लो ऑन एन एवरेज कुछ तो टाइम पीरियड होता होगा ना, जैसे आपने उधार सेल करी तो 1 महीने में वापस करते हैं, वो 10 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, 2 हफ्ते में करते हैं, तो ये होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। डिवाइडेड बाय वही, अगर डेज में है तो 365, वीक्स में है तो 52 और मंथ्स में है तो 12, ठीक है। अब ये सारी तो थी आपकी करंट एसेट, इनको आप ऐड कर दोगे। कैश का बैलेंस जो है वो आपको न्यूमेरिकल में सीधा दिया होगा कि मिनिमम आपको इतना अमाउंट ऑफ कैश बिजनेस में मेंटेन करके रखना है, तो इस अमाउंट को आपको सीधा लिखना है, इसको कोई कन्वर्जन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस तरह से कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो कैश की अमाउंट दी है वो ले लो, और रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की और डेटर्स की आप ऐसे ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्रेडिटर्स की, यानी करंट लायबिलिटीज़ की। इन सारों का टोटल तो करंट एसेट हो गया। अब करंट लायबिलिटीज़ में आप क्या करोगे, पहले देखो क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, यानी जिनसे आपने सामान उधार में परचेज किया है। अब सामान क्या परचेज किया होगा, रॉ मटेरियल ही तो परचेज किया होगा उनसे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि रॉ मटेरियल की जितनी ईयरली कंजम्पशन है मल्टीप्लाइड बाय में आप करोगे एवरेज पेमेंट पीरियड। अब ये क्या होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब है कि ऑन एन एवरेज आप कितने टाइम में अपने क्रेडिटर्स को पे करते हो अमाउंट। जैसे कि मान लो आज आपने उधार परचेज किया तो 10 दिन बाद पेमेंट करते हो, 15 दिन बाद करते हो, 1 महीने बाद करते हो, ये चीज़ क्या है आपकी एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे हमने रॉ मटेरियल में एवरेज होल्डिंग पीरियड यूज़ किया था, यहाँ हम एवरेज पेमेंट पीरियड यूज़ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उतने टाइम तक के लिए आपको क्रेडिट मिलेगा, डिवाइडेड बाय वही डेज, मंथ्स या वीक जो भी है, ठीक है। इसी तरह से आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लोगे, इसमें आपने एनुअल लेबर कॉस्ट भी आ जाएगी, एनुअल ओवरहेड भी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय एवरेज लैग इन पेमेंट, यानी कितने टाइम बाद उनकी पेमेंट करते हो, वही टाइम पीरियड लेके, और डिवाइडेड बाय 365, 52 या 12 मंथ्स जो भी है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, वेजेस के केस में क्या होता है। देखो वेजेस आप यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लास्ट डे को आपको वेजेस देती है। लास्ट डे को वेज देने का मतलब क्या है कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपने काम किया, आपको पेमेंट मिलेगी 30 तारीख तक। अब देखो बिजनेस के लिए ये एक क्रेडिट का काम करते हैं, कैसे, जैसे आपके एम्प्लॉय ने आपके लिए 1 तारीख को काम किया, लेकिन आपने उस 1 तारीख के काम की पेमेंट कब की, 30 तारीख को, यानी आपको बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि 29 डेज का क्रेडिट मिल गया। इसी तरह से जो काम आपके एम्प्लॉय ने 2 तारीख को किया उसकी भी पेमेंट आप 30 तारीख को कर रहे हो, यानी 28 दिन के लिए आपको क्रेडिट मिल गया, 28 दिन के लिए आप उसकी पेमेंट डिले कर रहे हो। इसी तरह से 3 तारीख वाले की 27 दिन के लिए डिले कर रहे हो। तो ऑन एन एवरेज मैं ये मान सकती हूँ, जैसे हाफ बीच में आएंगे जब हम, तो 15 दिन के लिए आप डिले कर रहे हो पेमेंट, फिर आप 14 दिन के लिए, 13 दिन के लिए, 12 दिन के लिए ऐसे ऐसे डिले करोगे, और 30 तारीख को जो वो काम करेगा उसकी पेमेंट उसको हाथों हाथ हो जाएगी। तो ऑन एन एवरेज मैं ये कह सकती हूँ कि 15 डेज का डिले है पेमेंट में, क्योंकि जो शुरू वाली 15 दिन की पेमेंट है वो 29, 28, 27 डेज के बाद ऐसे हो रही है, और बाद वाले 15 दिन की कैसे होगी, 15 डेज, 14 डेज, 13 डेज के बाद ऐसे होगी। तो एवरेज अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि 15 दिन के बाद पेमेंट हो रही है, तो 15 डेज का मैं क्रेडिट मान सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे एम्प्लॉय काम तो मुझे आज करके दे रहे हैं, बट मैं उनको पेमेंट कब कर रही हूँ, फ्यूचर में कर रही हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए क्रेडिट का सोर्स हो गया। क्रेडिट के सोर्स होने का मतलब समझ गए ना, क्रेडिट का सोर्स होना मतलब कि आपको एक तरह से वो फैसिलिटी मिल गई, लेकिन आपने अभी तक उसके लिए पेमेंट नहीं किया है, तो ये भी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, वो एक्सपेंस जो अराइज हो गए हैं लेकिन आपने पे नहीं किए। आपको महीने का रेंट 1 तारीख को देना होता है लेकिन आपने नहीं दिया,
तो वो क्या हो गया, वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। इसी तरह से क्या है कि आपकी जो वेजेस है वो भी क्या है, आउटस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि आपके एम्प्लॉय काम तो कर चुके हैं बट आप उसकी पेमेंट कब कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे पेमेंट होती है, तो उसमें हम एवरेज लैग जो मान के चलते हैं वो 15 डेज का मान के चलते हैं। अगर ईयर के अगर मंथ के एंड में पेमेंट हो रही है तो हम 15 डेज लेके चलेंगे। और बाकी अदर कोई एक्सपेंसेस हैं, अदर कोई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वगैरह है, तो उस केस में आप जो पेमेंट का लैग आपको दिया हुआ है वो यूज़ करोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में हर एक स्टेप की ड्यूरेशन निकाल ली। रॉ मटेरियल कितने टाइम तक के लिए आप होल्ड करते हो, वर्क इन प्रोग्रेस कितने टाइम तक के लिए रहती है, फिनिश गुड्स कितने टाइम तक के लिए रहती है, डेटर्स कितने टाइम तक के लिए रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने निकाल ली और इसमें से करंट लायबिलिटीज़ वाला आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसमें आप कंटीजेंसी का प्रोविज़न ऐड कर दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ये सारी कैलकुलेशन की, आपकी अमाउंट आई 10,000 रुपीज़, तो आगे आप कंटीजेंसी कुछ दिया हुआ है जैसे 10%, 5% प्रोविज़न, तो वो ऐड कर दोगे, उतनी अमाउंट आपकी वर्किंग कैपिटल की आ जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये समझना है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो इसी में से आता है, तो इसलिए यही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपने कैश की अमाउंट तो मान ही ली कि मिनिमम इतना कैश हमें चाहिए, फिर आपने रॉ मटेरियल की अमाउंट निकालनी है। तो आप रॉ मटेरियल पूरे साल में कितना यूज़ कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय आप कितने वीक्स के लिए रॉ मटेरियल रखते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है, इसी तरह से फिनिश गुड्स है, इसी तरह से डेटर्स है, और इसी तरह से आपके फिर ये करंट एसेट हो जाएगी। फिर उसमें से माइनस कर दोगे आप क्रेडिटर्स, और जो आपके वेजेस या अदर ओवरहेड्स है आउटस्टैंडिंग वो माइनस कर दोगे, और वर्किंग कैपिटल आपके पास आ जाएगी। इसमें आप कंटीजेंसी की अमाउंट भी ऐड कर दोगे, ठीक है। तो बेसिक फंडा जो आपको समझना था वो इतना ही था कि हर एक स्टेप का हम जो होल्डिंग पीरियड है वो ले रहे हैं। रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, डेटर्स का होल्डिंग पीरियड यानी कि कलेक्शन पीरियड, ठीक है। इसी तरह से क्रेडिटर्स का होल्डिंग पीरियड यानी कि पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ली है और इसी हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। आई विल बी मीटिंग टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।